आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रेट कंपाउंड हो। व्हाट इज हाइड्रेट? जरा ध्यान से सुनो। हम लोग अगर बात करें, इसमें क्या दिख रहा है? इधर कार्बन दिख रहा है तो ये कार्बो हो जाएगा, और ये वाटर दिख रहा है तो ये हाइड्रेट हो जाएगा। वाटर है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रेट। और ये क्या रह जाएगा? कार्बो। सो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हो और हाइड्रेट ग्रुप हो, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, C6H12O6, इसके अंदर भी 6 पानी के मॉलिक्यूल है। 6 पानी के मॉलिक्यूल है। और दिखेगा कैसे? 6 से अगर आप डिवाइड कर दो इसको तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2, और इधर कितना बच जाएगा? ये 1। तो ये क्या बन जाएगा? फिर से वही CH2O। कितनी बार से कट किया था? 6 बार से। तो इसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल है? 6 पानी के मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये 6 कार्बन हो गया और ये हाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रेट ग्रुप हो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या सच में ग्लूकोज के पास पानी होता है? यस, ग्लूकोज के पास पानी होता है। अगर आप मार्केट से ग्लूकोन डी खरीद के लेके आओ पाउडर के फॉर्म में, उसमें भी पानी होता है, लेकिन दिखता नहीं है। अगर उसको देखना है आपको तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर डाल देना है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे उसके अंदर का पानी का मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा। क्वेश्चन आता है क्यों पानी का मॉलिक्यूल गायब होगा उसके अंदर? देखो, सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर जब उसको डालते हो तो उसका वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए ग्लूकोज के अंदर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो उसके वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर ग्लूकोज के पास बचेगा क्या? ग्लूकोज के पास सिर्फ बचेगा कार्बन। और कार्बन कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का सिर्फ कार्बन दिखेगा आपको। सेम अगर आपको ग्लूकोज मार्केट से नहीं खरीद के लेके आना है, आप क्या कर सकते हो? आपको यहाँ से क्या नाम, अपने घर में जो शक्कर पड़ी है उस शक्कर को सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब शक्कर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही आपके ये शक्कर में से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गायब हो जाएंगे, सिर्फ काला काला कार्बन कंपाउंड बचेगा। ओके, तो वही होता है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हाइड्रेट कंपाउंड हो। और ये खाने में थोड़े से मीठे लगेंगे, सबके सब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर अगर आप देखते हो कार्बोहाइड्रेट मीठे लगते हैं। मीठे लगने की वजह से इनको हम लोग शक्कर की तरह बोलते हैं, इसलिए सैकराइड वर्ड आता है, सैकराइड। ओके, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के सैकराइड्स हैं। सैकराइड्स हम लोग उनके सिंपलिसिटी पे बात करेंगे कि कितना सिंपल सैकराइड है और कितना कॉम्प्लेक्स सैकराइड है। तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कितने ग्रुप में करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं सिंपल शुगर्स में बांटूंगा, जिसको मैं कहूंगा मोनोसैकराइड्स। ये है सिंपल शुगर्स। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डायसैकराइड्स। और आगे बढ़ेंगे ढेर सारे कंपाउंड होंगे मोनोसैकराइड्स के, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसैकराइड्स। एक बार फिर से, कार्बोहाइड्रेट 3 हिस्सों में बढ़ गया, मोनोसैकराइड, डायसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड के एग्जांपल आपको याद रखने चाहिए, ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज, तीसरा है फ्रुक्टोज। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी है जाइलोज है, राइबोलोज है, लेकिन आपको 3 बेसिक याद रखना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। ये 3 अगर याद रखते हो तो आपको डायसैकराइड बताना इजी हो जाता है, क्योंकि डायसैकराइड 2 मोनोसैकराइड को मिला के बनते हैं। जब 2 मोनोसैकराइड आपस में मिलते हैं तो डायसैकराइड बनता है। तो मैं आपको डायसैकराइड के एग्जांपल याद रखने के लिए बोलूंगा। 3 एग्जांपल उसमें भी याद रखना है आपको। कौन कौन सा एग्जांपल? एक है लैक्टोज, एक है माल्टोज, ओके, माल्टोज, और एक है सुक्रोज। ये तीनों एग्जांपल अगर आप याद रख लेते हो तो डायसैकराइड लगभग आपको मालूम रहेगा, क्या आइडिया लग जाएगा व्हाट इज डायसैकराइड। देखो, लैक्टोज के अंदर 2 मोनोसैकराइड होंगे। क्वेश्चन आता है कौन सा मोनोसैकराइड? तो एक में होता है, मतलब लैक्टोज में एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज।
तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा ग्लू प्लस गला, ग्लू गला। ओके, और अगर आप माल्टोज लिखोगे तो माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, तो आप लोग लिखोगे ग्लू 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 ग्लू। ओके, और अगर आप इसके अंदर इसके बारे में लिखते हो, फ्रुक्टोज के बारे में, सॉरी सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो आप लिखोगे ग्लू फ्रू, ग्लू फ्रू। क्या ये बात क्लियर हो गया? जरा फिर से एक बार देखो, मोनोसेक्राइड यानी सिंपल शुगर, उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होंगे, एक शुगर मॉलिक्यूल ए भी है, एक शुगर मॉलिक्यूल ए भी है, एक शुगर मॉलिक्यूल ए भी है। डाइसेक्राइड का मतलब होता है कि दो शुगर के मॉलिक्यूल आ गए हैं, जब दो शुगर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं उसको हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं। पहला एग्जांपल है लैक्टोज, जिसमें एक है ग्लू, दूसरा है गला, यानी ग्लूकोज है प्लस गैलेक्टोज। और दूसरे वाले में क्या है? माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है? ग्लू है, फिर से ग्लू है, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज। उसके अलावा सुक्रोज, सुक्रोज में ग्लू प्लस फ्रू, इसका मतलब है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये डाइसेक्राइड हो गए। अब हम लोग आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं, बताऊंगा अभी पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के कौन कौन से हैं। एक को हम लोग कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड्स, और दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ओके, एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड और एक होता है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। उदाहरण के लिए मैं आपको मतलब बताता हूं कि क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। उसके पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज पॉलीसेक्राइड। जैसे यहां पर सिंपल शुगर था, सिंगल मॉलिक्यूल का शुगर था, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मोनोसेक्राइड, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल। फिर उसके बाद में दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या फिर दो सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड। ऐसे ही जब ढेर सारे शुगर मॉलिक्यूल, मोनोसेक्राइड के शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और कई ज्यादा जुड़ेंगे, मतलब कई संख्याओं में जुड़ेंगे, तब हम लोग उसको कहेंगे पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं। अगर एक ही प्रकार का आप मोनोसेक्राइड बार बार ले रहे हो, जोड़े जा रहे हो, तो सेम सेम हो गया। सेम का मतलब होता है होमो, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे होमो पॉलीसेक्राइड। सपोज करते हैं आपने सिर्फ एक ही मोनोसेक्राइड यूज किया है पूरे पॉलीसेक्राइड में, जैसे सपोज करते हैं मैं बोल रहा हूं ग्लू प्लस ग्लू प्लस ग्लू, और इन सबको ऐसे जोड़ते चले जाओ तो क्या बनेगा? ग्लू 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 और सारा ग्लू 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 ग्लू, ढेर सारे ग्लू ग्लू हो जाएंगे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? तो इसमें एक भी आपने एक्स्ट्रा मतलब कोई नया चीज नहीं लिया, गैलेक्टोज फ्रुक्टोज एक कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ आपने क्या लिखा? ग्लूकोज। तो ये सारे ग्लूकोज थे, इसलिए आपने क्या लिखा? ग्लू 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 ग्लू। और ये जो ग्लू ग्लू है वेट, ये जो ग्लू ग्लू है, इसमें एक्स्ट्रा अगर आप कुछ जोड़ दो तो हम लोग उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेक्राइड। जैसे अगर मैं इस ग्लू ग्लू में गला जोड़ दूं, क्या जोड़ दिया? गला। अब ये ग्लू ग्लू गला हो गया, गला गला ग्लू ग्लू गला गला ग्लू गला। ओके, ये क्या? अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं होमोपॉलीसेक्राइड कौन कौन से हैं। जैसे होमोपॉलीसेक्राइड यानी कि मैंने आपको बताया ना, अगर बार बार ग्लू ग्लू हो, ग्लू ग्लू ग्लू, एक बार और ग्लू, ऐसे ग्लू 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 ढेर सारे, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड अगर हम बात करें तो उसमें ग्लू ग्लू गला 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 हो जाएगा, ग्लू ग्लू गला गला गला, यहां पर कहीं पे गला गला हो गया। ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे हेटेरोपॉलीसेक्राइड। क्या क्लियर हुआ? होमोपॉलीसेक्राइड में सिर्फ ग्लू 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 है और हेटेरोपॉलीसेक्राइड में ग्लू 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 गला गला गला। ओके, अब होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल सीखते हैं हम लोग। होमोपॉलीसेक्राइड का कौन कौन से एग्जांपल है? एक है स्टार्च, ओके, दूसरा कौन सा है? दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है सेलुलोज, चौथा है इन्यूलिन, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक है हेपारिन, दूसरा है हेपारिन के बाद में ये क्या नाम? हाइलुरोनिक एसिड, और तीसरा है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट।
कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ओके, ये हड्डियों में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है। चौथा है एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप। एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप, नाक से के नाम पे जाना जाता है, ब्लड ग्रुप्स। ओके, आपके बुक में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में है, उन सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, मैं पहले उनको कवर कर देता हूँ। व्हाट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड? हेटेरोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताया जिसमें अगर सेम मॉलिक्यूल ना ज्वाइंट रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पर मॉलिक्यूल चेंज हो गया था। अब इसमें हेपारिन कहाँ पर पाया जाता है? तो आपके ब्लड में पाया जाता है हेपारिन, जो कि एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। जब तक वो आपके ब्लड में रहेगा तब तक आपके खून को जाम नहीं होने देगा। जैसे ही हेपारिन इनएक्टिव हो जाएगा आपका खून जाम हो जाएगा, और अगर खून जाम हो गया तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड फ्लो रुक गया तो उसके बाद में आपकी डेथ हो सकती है। तो इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये कौन है? ये है एंटी कोगुलेंट। और हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बताऊं, हाइलुरोनिक एसिड ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह काम किया जाता है, क्योंकि इसके पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर ये स्किन के नीचे रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड्स, तब ये वाले कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्ब करके रखे रहते, तो इसमें इसके वजह से चेहरे पे ग्लो आता है। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। ओके, हाइलुरोनिक एसिड 12वीं में एक बार आएगा, वहां पर इसका एक जिक्र हुआ होगा। ओवम के आसपास में जो ये कोरोना रेडिएटर सेल्स होती हैं, वो कोरोना रेडिएटर सेल्स आपस में ज्वाइंट रहती हैं हाइलुरोनिक एसिड के वजह से। ओके, वहां पर भी मैं बताऊंगा। फिर है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये कार्टिलेज में पाई जाती है। और एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ये रेड ब्लड के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ओके, अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो तो टकला है। अगर वो टकला है तो इसका मतलब जीरो एंटीजन को हम लोग लिखते लिखते ओ एंटीजन कहने लगे, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप कहने लगे। और दोनों अगर है ए एंटीजन और बी एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा। ओके, इसके हिसाब से होता है। तो ए एंटीजन बी एंटीजन, यही वाले एंटीजन की बात चल रही है, ए एंड बी। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड आपका कवर हो चुका है। अब आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड पे। होमोपॉलीसैकेराइड में स्टार्च, आपकी बॉडी में स्टार्च कहां होता है? तो आपकी बॉडी में नहीं होता है, ये प्लांट में होता है। प्लांट में अगर आप राइस खाओ, पोटैटो खाओ, व्हीट खाओ, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट आपको मीठा लगता है वो स्टार्च होता है। और ये स्टार्च बंद करो, नहीं, अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है। ग्लाइकोजन कहां पर हमारी बॉडी में रहता है? तो मसल में रहता है, लीवर में रहता है, हम लोग स्टोर करके रखते हैं। अभी हम लोग स्टार्च खाते हैं, जब स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च हमारी बॉडी में जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा होता है, देखो कुछ ग्लूकोज हमारे एनर्जी के लिए क्या बोलते हैं यूज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ग्लूकोज जो है जब मतलब ये आप यूज नहीं करते हो, उन सारे ग्लूकोज को आपकी बॉडी में यूज किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है। कहाँ पे स्टोर किया जाता है? एक मसल में, एक फैट में, और एक लीवर में। जब आप मसल में लेके जाते हो तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल ब्रांच बना के बैठ जाते हैं मसल के अंदर, उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। और यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब लीवर में जाएगा सेम वही चीज होगी, लेकिन जब फैट के पास जाएगा, फैट सेल्स के पास जाएगा, तो फैट के सेल्स ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ये इसमें फैटी एसिड में। तो ग्लूकोज वहां पर एक्स्ट्रा ऐड होता है, लेकिन फैटी एसिड के फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में नहीं होता है। तो दो जगहों पर आपको याद रखना कौन कौन सी जगह पे ग्लाइकोजन आपके मसल में और लीवर में पाया जाता है। ओके, फिर आते हैं सेलुलोज पे। सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल बनाते हैं। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं, वो थोड़े कठोर होते हैं। और ये कठोरता क्यों आई है, इसके बाद पीछे कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, यानी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इसका। तो जैसा सेलुलोज खाओगे वैसा ही हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। लेकिन सेलुलोज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सेलुलोज खाना चाहिए। सेलुलोज इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेलुलोज जब आप खाओगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से आपके बॉडी में वाटर बने रहते हैं। अगर वाटर बने रहते हैं तो फ्रूट जो है, या फिर सॉरी फ्रूट नहीं, जो खाना खाए हो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो वो पानी के साथ मिक्स रहता है। कौन? सेलुलोज।
पानी के साथ अगर सेलुलोज मिक्स रहेगा फाइबर के फॉर्म में, तो अनवांटेड मटेरियल के पास पानी रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी, और वो अनवांटेड मटेरियल फीसिस बन के आराम से सरकते हुए बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या बोलते हैं, वो सरकते हुए नहीं जाएगा, आराम से सरकेगा नहीं, तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और बार बार कॉन्स्टिपेशन पाइल्स को जन्म दे देगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? फिर आते हैं इन्युलिन। इन्युलिन फ्रूट में पाया जाता है, जितने भी आप फ्रूट खाते हो उन सब में इन्युलिन होता है। अब क्वेश्चन आता है, सर होमोपॉलीसेकेराइड ये सब तो है, लेकिन स्टार्च के अंदर कौन सा मतलब ग्लूकोज है, सॉरी कौन सा मोनोसेकेराइड है? तो इसके पास में ग्लूकोज है, इसके पास में ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज है, ओके, सेलुलोज में भी ग्लूकोज है, इन्युलिन में भी, इन्युलिन में ग्लूकोज नहीं, इन्युलिन में फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। अब जरा एक और बात, अगर ये भी, इसमें भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज, तो हम इन दोनों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? पहली बात। अब जरा देखो, ग्लूकोज इसमें जो ग्लूकोज है वो अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है, ओके, और इसमें जो ग्लूकोज है वो बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज जब बॉन्डिंग बनाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, और इनका होमोपॉलीसेकेराइड हम मतलब ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टार्च की बात करें और ग्लाइकोजन की बात करें, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ये जब बॉन्डिंग बनाते हैं, ये सिंपल बॉन्डिंग बनाते हैं, टूट सकती है, तो इसमें अल्फा ग्लूकोज होता है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, पॉज करो। चलो अभी हम लोग स्टार्च और इसके बीच में हम लोग फर्क सीखते हैं कि ये लोग में फर्क क्यों आया। तो उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जरा ध्यान दो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, ये रहा कंटेनर, ओके, फिर से बनाता हूं मैं, ओके, ये देखो, ये रहा कंटेनर, और इस कंटेनर के हर एक कोने पर कार्बन जुड़ा होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, बस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है OH, ऊपर लिखना है, नीचे H लिखना है। फिर से आपको इधर ऊपर क्या लिखना है, OH, और नीचे क्या लिखना है, H लिखना है। ये मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं? वीडियो पॉज करो। ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, एक मिनट में फिर से बनाता हूँ, जरा ध्यान दो। हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक कार्बन, 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 ओके, कितने कार्बन हो गए, 5। लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, छठवां कार्बन यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन जोड़ना है। फिर इधर क्या करना है, यहाँ पर नीचे OH लिखना है, और इधर, एक मिनट, ऊपर OH लिखना है और नीचे H लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, नीचे OH लिखना है और यहाँ पर H लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है OH और H का। H और OH अगर उल्टे ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ये अल्फा बीटा हो जाता है। अगर मेरे को अल्फा बनाना है तो OH नीचे लिखना पड़ेगा, और अगर बीटा बनाना है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। अभी मैं अगर अल्फा बना रहा हूँ तो अल्फा ग्लूकोज को बनाने के लिए मेरे को OH नीचे रख रहा हूँ, तो HOH यहाँ पर भी रहेगा। अब इसका सब अल्टरनेट बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, अब इसको क्या करोगे, आप ऊपर OH लिख दोगे, नीचे AH, और यहाँ पर क्या करोगे, अब ऊपर H लिख दोगे और नीचे क्या लिखोगे, OH, और यहाँ पर फिर क्या करोगे, इधर H, और ऊपर OH होना चाहिए लेकिन वहाँ पर कुछ और है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हो चुका है 1 2 3 4, तो यहाँ पर अब कुछ और नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर एक सीधा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH2 और इधर लिखेंगे OH। ये क्या हो गया, ये हो गया अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर। अब जरा फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये कौन सा ग्लूकोज बना है, ये अल्फा ग्लूकोज बना है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, क्या करना है, कंटेनर बनाना, बराबर। कंटेनर बनाने के बाद में यहाँ पर आपको हर कोने पे एक कार्बन 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 कंपाउंड जोड़ना है। कार्बन यहाँ पर भी जोड़ना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या करना है, ऊपर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, गलत हो गया है। तो उसके बाद में नीचे क्या लिखना है, OH, यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ
सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या करना है, नीचे OH और ऊपर क्या लिखना है H। फिर इसका अल्टरनेट बनाना है, ऊपर क्या लिखोगे बताओ, OH, यहाँ पर क्या लिखोगे H। यहाँ पर फिर से क्या करोगे, ऊपर H, नीचे क्या हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर नीचे H हो जाएगा। अब उधर कुछ बचा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इधर H2 लिख दो और इधर क्या लिख दोगे OH। तो ये क्या बन गया, ये अल्फा ग्लूकोज बन गया। ये कौन सा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में कितना फर्क है, मैंने बताया कि अगर आप इसको टेढ़ा कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बीटा ग्लूकोज। ओके, तो यहां पर हम लोग बना लेंगे OH और नीचे लिख देंगे H, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा ग्लूकोज। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं आपको जोड़ना सिखाता हूं, इनके बीच में ये कैसे जुड़ते हैं। तो जरा ध्यान दो, चाहे अल्फा ग्लूकोज हो चाहे बीटा ग्लूकोज हो, मैं यहाँ पर अगर मैं अल्फा ग्लूकोज जोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्टार्च बनाना है, तो मेरे को सिर्फ अल्फा ग्लूकोज चाहिए। देखो इधर, यहाँ पर क्या होगा कि जब ये अल्फा ग्लूकोज, दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे, अल्फा ग्लूकोज है, तो यहाँ पर नीचे क्या रहना चाहिए OH और इधर क्या रहना चाहिए H। जब ये अल्फा ग्लूकोज के साथ जुड़ने जाता है, तो इसका ये चौथा कार्बन और इसका ये पहला कार्बन, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इनके बीच में ये जो OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल गायब होगा। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जब गायब हो जाएगा तो H2O बाहर, H2O बाहर होने के बाद में अब यहाँ पर H2 बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर O था, तो H इधर से एक और इधर से एक H और यहाँ से एक O गायब कर दें तो सिर्फ O बचा। अब O के पास कितनी बॉन्डिंग होती है, दो बॉन्डिंग होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक O, यहाँ पर ये एक बॉन्ड बनाया है, हाँ ये सिंगल बॉन्ड है। फिर इसके बाद में ये भी क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे ही एक और अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे और उनके बीच में भी यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। फिर एक और अल्फा ग्लूकोज बनाएंगे और उसके बीच में भी अल्फा क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि एक और क्या बोलते हैं, एक और चार के बीच में बना है। और स्पेसिफिक बताना है कि कौन सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो अल्फा है। ओके, और अगर यही चीज अगर आप बीटा के साथ करते हो तो बीटा के साथ में भी सेम होएगा और कुछ होगा नहीं इसके अंदर। अब मैं स्टार्च के बारे में आपको बताता हूं, स्टार्च कैसे ज्वाइंट है, जरा ध्यान देना आप। स्टार्च के दो रूप हैं, यहां पर अब हम लोग लिखते हैं स्टार्च के दो रूप हैं। एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज लीनियर है, अनब्रांच है, अनब्रांच्ड, और अमाइलोपेक्टिन है ब्रांच्ड। ओके, सपोज करते हैं अमाइलोज है, इसमें अल्फा ग्लूकोज, फिर से अल्फा ग्लूकोज, ऐसे लाइन से जुड़े रहेंगे अल्फा ग्लूकोज, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अमाइलोज। और अगर अमाइलोपेक्टिन है तो उसमें ब्रांच फॉर्म में जुड़े रहेंगे, जैसे यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज लिखा रहेगा, फिर उसके बाद में फिर से अल्फा ग्लूकोज ज्वाइंट रहेगा। हाँ, ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा ग्लूकोज। ओके, अल्फा ग्लूकोज, ऐसे बार बार अल्फा ग्लूकोज, और फिर उसके ऊपर अगर आप ब्रांच बना दोगे तो ये बन जाएगा अमाइलोपेक्टिन, ये अल्फा ग्लूकोज, ये भी हो जाएगा ऐसे अल्फा ग्लूकोज। तो ये सब क्या बनते जा रहा है, ये ब्रांच बनते जा रहा है। ऐसे ब्रांच फॉर्म को हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, एक होता है अनब्रांच और दूसरा होता है ब्रांच। उसी प्रकार अगर आप इसके ग्लाइकोजन की बात करोगे, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रांच रूप में ही पाया जाता है। इसमें भी सेम चीज जैसे अमाइलोपेक्टिन में है वैसे ही होता है। जैसे ये अमाइलोपेक्टिन है वो इसके बराबर ही होता है, अमाइलोपेक्टिन, तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। और ये सब अल्फा ग्लूकोज वाले हैं, इसीलिए हम लोग इनको डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन सेलुलोज में क्या होगा, सेलुलोज में अल्फा ग्लूकोज नहीं होता है, उसमें बीटा ग्लूकोज होता है।
तो अगर हम लोग सेलुलोज लिखते हैं यहां पर, थर्ड है सेलुलोज, तो सेलुलोज, और एक और बचा है हमारा चौथा इन्यूलिन। ओके, इसमें सेलुलोज में कौन जुड़ा रहेगा? बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, और लीनियरली ब्रांच में मतलब ऐसे जुड़े रहेंगे, बिना ब्रांच के जुड़े रहेंगे। ओके, सेलुलोज में ब्रांचिंग भी हो सकती है, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि इसके अंदर ब्रांच होगा कि नहीं ब्रांच होगा। इन्यूलिन की बात करते हैं, इसमें फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज, 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 ये लगातार क्या बोलते हैं, फ्रू 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 रहेगा, और इसमें गुलू 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 रहेगा। आप जरा देखो इधर, ये जो फ्रुक्टोज है ये किस में पाए जाएंगे? फ्रूट्स में पाए जाएंगे। ओके, और ये तो आपको बताया प्लांट सेल वॉल में सब में पाए जाते हैं। क्या ये क्लियर हो चुका है? हम लोग इन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन किसको, सॉरी, इनको नहीं डाइजेस्ट कर पाते, सॉरी गलती हो गई। हम लोग इन्यूलिन को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, हम लोग इस स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और अगर आपने लीवर खाया है उसमें जो ग्लाइकोजन होगा उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते, यानी लकड़ी नहीं खानी चाहिए आपको। ओके, अब एक और चीज बची हुई है, लास्ट चीज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या बचा हुआ है? हाँ, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ओके, और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ध्यान से सुनो, सीधा सा आपके बुक में जो मतलब लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। क्या कहा जाता है? जिस ग्रुप के पास, जिस मॉलिक्यूल के पास, या फिर कह सकते हो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। और जिसके पास अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फिर से यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब नहीं होते हैं, लैक ऑफ फ्री अल्डिहाइड, फ्री अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप, इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं है, ना ही अल्डिहाइड ना ही कीटोन, तब हम लोग इसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल इसके अंदर याद रखना है, वो है सुक्रोज। ओके, सुक्रोज क्यों है? क्योंकि सुक्रोज में फ्री अल्डिहाइड और ये ग्रुप नहीं पाए जाते। बंद करो।